हेलो एवरीवन। इंडियन पॉलिटी चल रही है हमारी, पार्ट नंबर 7 देख रहे हैं हम। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ एम लक्ष्मीकांत की हमारी बुक चल रही है। चैप्टर नंबर 40 जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। इससे पहले जो प्रीवियस हमने चैप्टर देखा था 39 वाला, वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए था। तो आज हम बात जो कर रहे हैं वो स्टेट एज वेल एज द जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा पार्ट नंबर मतलब थर्ड पे जो सब टॉपिक्स हैं उसके थर्ड पार्ट पे हम आ गए हैं। ये दो हमने चैप्टर पहले ही कवर कर लिए, उसको भी जाके ज़रूर देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते हैं, जिसके इंट्रो में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि जैसे यूपीएससी जो था, ठीक है, वो सेंटर लेवल पे था, ठीक है, वैसे ही जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है वो आपका स्टेट लेवल पे है। ठीक है, और जो है इनके जो आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 315 से लेके 323, जो कि आपका पार्ट 14 में आता है, उसके अंदर सब कुछ डिस्कस किया गया है कि कैसे डील करना है, कंपोजिशन क्या होगी, रिमूवल क्या होगी, इंडिपेंडेंस मतलब फंक्शनरीज जो इनकी फेयर होनी चाहिए, उसके बाद फंक्शंस क्या होते हैं, इनके लिमिटेशंस क्या चीज़ इसके ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आती है, वो सब चीज़ें, रोल वगैरह, वो हम जो है इसमें देखेंगे भी। और ये सब कुछ मेंशन है आपके आर्टिकल 315 टू 323 पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। उसके बाद कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। जैसे हमने यूपीएससी में पढ़ा था, सेम वैसा ही स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर है कि इसके अंदर एक तो चेयरमैन होता है, दूसरा कुछ अदर मेंबर्स होते हैं। ठीक है, वहाँ पे मतलब यूपीएससी में हमने क्या पढ़ा था, उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे अपॉइंट करने की अथॉरिटी किसको है, गवर्नर को। गवर्नर इनको अपॉइंट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसके अंदर स्ट्रेंथ के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं लिखा हुआ कि कितनी जो है वो स्ट्रेंथ होगी, लेकिन ये भी डिस्क्रिशन ऑफ गवर्नर पे ही डिपेंड करता है कि वो कितनी जो है स्ट्रेंथ इसकी रखेगा। दूसरी बात, क्वालिफिकेशन भी जो है वो यही डिसाइड करेगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद सिर्फ मतलब इसमें ये लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो हाफ ऑफ द मेंबर्स होंगे ना इसके, वो आपके वैसे जैसे हमने यूपीएससी में पढ़ा था कि 9 से लेके 11 तक मेंबर्स जो हैं वो आ सकते हैं, तो इसमें भी वैसा ही है कि हाफ ऑफ द जो इसके मेंबर्स होंगे ना, उसको 10 इयर्स का एटलीस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंदर हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये अथोराइज अथॉरिटी देती है गवर्नमेंट की, वही जो है सर्विस की जो कंडीशंस हैं वो डिफाइन करेगा। कौन? गवर्नर डिफाइन करेगा। ठीक है, कि चेयरमैन एंड अदर मेंबर की कितनी सर्विसेज की कंडीशन क्या होंगी। ठीक है, उसके बाद इनकी जो टर्म्स होती है, मतलब चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स की जो कितने साल तक मतलब ये इस पोजीशन को होल्ड करके रख सकते हैं। तो हमने यूपीएससी में देखा था कि 6 ईयर या फिर 65 ईयर, जो भी अर्लियर होगा। ठीक है, लेकिन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में यहाँ पे आपके पास 6 ईयर्स तो वही है, लेकिन 62 ईयर्स यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है कि यूपीएससी में 65 था, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में 62 है। ठीक है, उसके बाद ये अपनी जो सर्विसेज हैं वो उनको मतलब रिज़ाइन भी दे सकते हैं। तो रेजिग्नेशन ये अपना किसको देंगे? गवर्नर को। ठीक है, और इनको हटाया भी जा सकता है, इनकी पोजीशन से रिमूव भी किया जा सकता है। ठीक है, और जो है जो गवर्नर है ना, वो एक्टिंग जो चेयरमैन है वो भी बना सकता है। कैसे? अगर कोई सीट वेकेंट पड़ी हो, या फिर अगर जो है कोई चेयरमैन अनेबल हो अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए ड्यू टू एब्सेंस एंड द सम अदर रीजंस। तो ये कुछ हो सकते हैं पॉइंट्स। और दूसरी बात ये कि तब तक ये एक्टिंग चेयरमैन तब तक काम करेगा जब तक जो ओरिजिनल वाला चेयरमैन है वो अपनी ड्यूटीज़ को रिज्यूम ना कर ले। ठीक है, तो ये सारा आपके पास कंपोजिशन में आ जाएगा। दोबारा से देख लेते हैं, जैसा हमने पहले पढ़ा था यूपीएससी में वैसा ही है। चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स को कौन, बस यहाँ पे गवर्नर आ गया, वहाँ पे प्रेसिडेंट था, यहाँ पे गवर्नर है। स्ट्रेंथ जो है कौन डिसाइड करेगा? गवर्नर डिसाइड करेगा। क्वालिफिकेशन भी गवर्नर डिसाइड करेगा। इसके हाफ जो मेंबर्स होंगे, बस इसमें ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, हाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमीशन, उसको एटलीस्ट 10 ईयर्स का जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट के सर्विस में उनका योगदान होना चाहिए। और इनकी जो टर्म है कितनी देर तक ये कमीशन में रहेंगे, तो 6 ईयर्स एंड
और 6 ईयर और 62 ईयर्स, एंड नहीं और आएगा, तो या तो 6 साल या फिर 62 ईयर, जो भी पहले हो जाए, विच एवर इज़ द अर्लियर, वो इनको कंसीडर करना है। उसके बाद जो गवर्नर है वो एक्टिंग चेयरमैन भी अपॉइंट कर सकता है, अगर तो सीट वेकेंट पड़ी हुई है या फिर कोई चेयरमैन अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है ड्यू टू सम रीजंस, तो एक्टिंग चेयरमैन भी गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जा सकता है। ये तब तक काम करेगा जब तक वो जो ओरिजिनल वाला चेयरमैन है वो अपनी ड्यूटीज़ को रिज्यूम ना करे। ये अपना जो रेजिग्नेशन है ना वो भी किसको दे सकते हैं, गवर्नर को दे सकते हैं। अब हम रिमूवल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे रिमूवल की बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनको मतलब SPSC में जो मेंबर्स और चेयरमैन होते हैं, क्योंकि वो अपॉइंट गवर्नर इनको अपॉइंट करता है। इसका ये मतलब नहीं कि इनको रिमूव भी गवर्नर करेगा, क्योंकि UPSC में हमने देखा था कि प्रेसिडेंट ही इनको अपॉइंट करा था और प्रेसिडेंट ही इनको रिमूव करा था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि गवर्नर तो इनको अपॉइंट कर रहा है लेकिन प्रेसिडेंट इनको रिमूव करेगा। ये चीज़ बस याद रखने वाली है। यहाँ पे गवर्नर के द्वारा ये नहीं रिमूव होंगे, तो प्रेसिडेंट इनको रिमूव कर सकता है सेम ग्राउंड पे, जैसे कि हमने पढ़ा था कि UPSC के मेंबर्स और चेयरमैन को कैसे रिमूव किया जा सकता है, उसी बेसिस पे, उसी ग्राउंड्स पे, मतलब कि इनको भी रिमूव करेगा कौन, प्रेसिडेंट। ठीक है, और वो 3 जो ग्राउंड्स है वो कौन कौन से हो सकते हैं वो भी हमने डिस्कस किए थे, कि वो इंसॉल्वेंट हो जाए, ठीक है, बैंकरप्ट हो जाए। दूसरी बात, पहला आ गया इंसॉल्वेंट, दूसरी बात वही ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाली, ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और तीसरी बात कि अगर प्रेसिडेंट के ओपिनियन में ऐसा लगे कि वो अनफिट है, ठीक है, मेंटली एंड फिजिकली अगर उसको लगे कि वो कंटिन्यू नहीं कर सकता ऑफिस को, तो वो उनको रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट इनको रिमूव कर सकते हैं मिसबिहेवियर के उस पे, हमने ये वाली चीज़ उसमें भी देखी थी UPSC में। तो जब मिसबिहेवियर वाला पॉइंट आएगा तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट में मामला चला जाएगा, वही इंक्वायरी करवाएगा, सुप्रीम कोर्ट ही इंक्वायरी करवाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ही जो है वो अपहोल्ड करेगा कि क्या रीजंस है रिमूवल के, एंड एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को कि इसको क्यों हटाना चाहिए। अब जब इसका जो मतलब प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो एडवाइस करेगा सुप्रीम कोर्ट को, ये मतलब सुप्रीम कोर्ट जो एडवाइस करेगा इनको, प्रेसिडेंट को, कि इसको क्यों रिमूव करना है, तो ये बाइंडिंग होगा। ये हमने वहाँ भी पढ़ा था कि ये बाइंडिंग होगा, यहाँ भी आपको ये चीज़ याद रखनी है, बाइंडिंग होगा प्रेसिडेंट के ऊपर। और दूसरी बात कि यहाँ पे जो है ना, फिर जब इंक्वायरी चल रही होगी, हमने UPSC में पढ़ा था कि प्रेसिडेंट उसको सस्पेंड कर सकता है। यहाँ पे कौन सस्पेंड कर सकता है उस दौरान जब इंक्वायरी चल रही होगी, गवर्नर। ठीक है, मतलब रिमूव तो प्रेसिडेंट करेगा लेकिन सस्पेंड गवर्नर कर सकता है जब तक उसका जो केस है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद वही चीज़ जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में मिसबिहेवियर को कैसे डिफाइन किया गया वो सेम है जैसे कि हमने UPSC में देखा था। उसके बाद अब हम इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, उससे पहले एक बार दोबारा से सम अप कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि SPSC में अपॉइंट क्योंकि गवर्नर करता है, इसका ये मतलब नहीं कि रिमूव भी गवर्नर करेगा, यहाँ पे प्रेसिडेंट रिमूव करेगा। जैसे वहाँ पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता था, प्रेसिडेंट ही रिमूव करता था, यहाँ पे गवर्नर अपॉइंट करेगा और प्रेसिडेंट रिमूव करेगा। ठीक है, उसके बाद 3 कंडीशंस पे, 3 ग्राउंड्स पे इनको वैसे ही रिमूव किया जाएगा जैसे UPSC के चेयरमैन और मेंबर को रिमूव किया जाता है। तो इंसॉल्वेंट हो जाए तब करना है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का केस हो तब करना है, या फिर प्रेसिडेंट के ओपिनियन में अनफिट हो मेंटली या फिजिकली, तो उस बेसिस पे। अगर ये मिसबिहेवियर के बेसिस पे, ग्राउंड्स पे जो है उनको रिमूव करना है, तो सुप्रीम कोर्ट में इंक्वायरी होगी पूरी, तो उस दौरान जो है गवर्नर इनको सस्पेंड भी कर सकता है। और ये जो होगा डिसीजन, ये बाइंडिंग होगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है बाइंडिंग होगा प्रेसिडेंट के ऊपर। तो ये सारा कुछ वैसा ही है जैसा हमने पहले UPSC वाले केस में देखा था। उसके बाद इंडिपेंडेंस की जब हम बात करते हैं, बिल्कुल सेम पॉइंट्स में जो हमने 6 पॉइंट्स पढ़े थे कि कैसे इंश्योर करना है कि इम्पार्शियल जो है फंक्शनिंग होनी चाहिए, बिल्कुल सेम वैसी है, लेकिन फिर भी हम क्विक रिवीजन में इसको देख लेते हैं। तो जो चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ SPSC हैं वो रिमूव किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, दोनों ही उसमें UPSC में भी एंड इसमें भी SPSC में भी। ये हमने देखा कि रिमूवल दोनों का किससे होगा, प्रेसिडेंट से ही होगा। उसके अलावा जब वो अपॉइंट हो जाते हैं तो कोई अपॉइंटमेंट के बाद उनको कोई डिसएडवांटेज नहीं होना चाहिए, ये हमने पहला पॉइंट देखा था। दूसरा पॉइंट ये कि जो कंडीशंस हैं ऑफ सर्विस ऑफ चेयरमैन प्लस अदर मेंबर, ठीक है, वहाँ पे हमने देखा था कि इनकी जो कंडीशंस
है सर्विस की वो कौन डिसाइड करता था, प्रेसिडेंट, लेकिन यहाँ पे गवर्नर डिसाइड करेगा क्योंकि गवर्नर ही इनको अपॉइंट कर रहा है। तीसरी चीज़ यहाँ पे आपको ये याद रखनी है कि जो इनकी सैलरीज होती हैं, अलाउंसेस होते हैं, पेंशन्स होती हैं चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स की, वो किसके ऊपर चार्ज होती हैं, ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। वहाँ पे क्या था यूपीएससी में, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसलिए ये भी हमने पढ़ा था वहाँ पे, दे आर नॉट सब्जेक्ट टू द वोट ऑफ, वहाँ पे पार्लियामेंट था, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर आ जाएगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट हमने देखा था कि जो चेयरमैन होता है ना एसपीएससी का, चेयर ऑफ, यहाँ पे ये थोड़ा डिफरेंट है उससे, ये ध्यान से सुनिएगा। जो एसपीएससी का चेयरमैन होगा ना वो एलिजिबल होगा अपॉइंटमेंट के लिए यूपीएससी के चेयरमैन बनने के प्लस अदर मेंबर्स में बनने के, ठीक है, बट नॉट फॉर द एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ, मतलब स्टेट में किसी और एम्प्लॉयमेंट में नहीं जा सकता। अगर वो चेयरमैन और जो एसपीएससी का चेयरमैन है ना वो एलिजिबल है अपॉइंटमेंट के यूपीएससी का चेयरमैन बनने के एंड अदर मेंबर बनने के। फिफ्थ पॉइंट में हम देखेंगे कि जो मेंबर, यहाँ पे हमने चेयरमैन की बात की, अब हम मेंबर ऑफ एसपीएससी की बात करेंगे, ये एलिजिबल होगा फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द यूपीएससी का चेयरमैन भी बन सकता है और अदर मेंबर भी बन सकता है, या फिर चेयरमैन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, किसी और स्टेट का, अपनी स्टेट का नहीं, किसी और स्टेट का, ठीक है। और अपनी स्टेट का क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि सिक्स्थ पॉइंट हमारा यही आ जाएगा कि वो री अपॉइंट नहीं हो सकते सेम पोजीशन पे जिस पोजीशन पे वो है। तो द चेयरमैन और द अदर मेंबर ऑफ एसपीएससी इज नॉट एलिजिबल फॉर द री अपॉइंटमेंट टू दैट ऑफिस जिस पे वो काम कर रहे हैं, मतलब सेकेंड टर्म उनको नहीं मिलेगी। तो ये सारे पॉइंट आपको, इंडिपेंडेंस जिसमें हम इम्पार्शियलिटी की बात करते हैं, मतलब पार्शियल होके किसी के साथ काम नहीं करना। तो यहाँ पे एक एक करके दोबारा से देख लेते हैं कि जो प्रेसिडेंट रिमूव करेगा ना, तो प्रेसिडेंट रिमूव करेगा दोनों कंडीशन में, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनको अपॉइंटमेंट के बाद कोई डिसएडवांटेज देना है, ठीक है, मतलब वो एंजॉय करेंगे अपनी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर को। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमने देखा कि इनकी जो सर्विस ऑफ कंडीशंस है यहाँ पे दोनों की, चेयरमैन या अदर मेंबर की, वो गवर्नर डिसाइड करेगा। तीसरा पॉइंट हमने देखा सैलरी अलाउंस पेंशन जो है इन दोनों की, मतलब चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स की, ये चार्ज होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट की, इसलिए ये सब्जेक्ट टू वोट नहीं करेंगे ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। उसके बाद हमने देखा कि जो एसपीएससी का चेयरमैन है ना वो एलिजिबल है अपॉइंटमेंट के, किसके, यूपीएससी के चेयरमैन के एंड अदर मेंबर के। उसके बाद हमने देखा कि जो मेंबर ऑफ एसपीएससी है ना, यहाँ पे हमने चेयरमैन की बात की थी, यहाँ पे हम मेंबर की बात करेंगे, वो यूपीएससी का चेयरमैन भी बन सकते हैं, अदर मेंबर में भी जा सकते हैं, साथ ही साथ में वो किसी दूसरी स्टेट के चेयरमैन भी बन सकते हैं और मेंबर भी बन सकते हैं, लेकिन वो सेम पोजीशन पे रीअपॉइंट नहीं हो सकते, मतलब सेकंड टर्म के लिए रीअपॉइंट नहीं हो सकते जिस पोजीशन पे वो अब बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको सारा क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अब हम फंक्शंस की बात करते हैं। फंक्शन भी बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे हमने यूपीएससी में देखे थे, लेकिन हम क्विक रिवीजन भी हो जाएगी हमारी, साथ साथ हम देख भी लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट थे। पहली बात की ये भी जो है ना स्टेट्स के एग्ज़ाम जो है वो फेयर तरीके से कंडक्ट करवाती है, उनकी अपॉइंटमेंट करती है। दूसरे पॉइंट में मतलब पर्सनल मैनेजमेंट में हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज एंड द सिविल पोस्ट्स इनके जो है सारे मैटर्स देखती है, ठीक है, स्टेट के अंदर। दूसरा पॉइंट ये है कि इनकी जो अपॉइंटमेंट करनी है, इनकी जो प्रमोशन करनी है, ट्रांसफ़र्स करनी है, वो भी सारा कुछ ये देखते हैं, स्टेट के अंदर की ही बात चल रही है। फिर हमने यहाँ पे ये देखा कि अगर किसी की प्रमोशन में, ठीक है, मतलब कोई डिस्प्यूट वगैरह आ जाता है तो उनको रेक्टिफाई करने का भी, ठीक है, डेपुटेशन करने का, ये सारा भी इनके पास ही होता है, इनका पूरा ये देखते हैं। फोर्थ पॉइंट पे हमने देखा था कि कुछ हमने डिस्कस किए थे पॉइंट वहाँ पे कि अगर मान लीजिए सेंस्योर हो या फिर सीवियर डिसअप्रूवल भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था कि विद होल्डिंग द इंक्रीमेंट, अगर किसी का इंक्रीमेंट रुका हो या रोकना हो। विद होल्डिंग द प्रमोशन, अगर प्रमोशन रुकी हो किसी की। अगर रिकवरी ऑफ द पेक्यूनरी लॉस, अगर किसी को धन संबंधी लॉस हुआ उसकी रिकवरी कैसे करनी है उसको। या फिर डिमोशन, अगर किसी का रैंक है उसको निचले रैंक पे लेके आना है, ठीक है। कंपल्सरी रिटायरमेंट अगर किसी को देनी है। रिमूवल फ्रॉम द सर्विस, रिमूव कर देना सर्विस से, या फिर डिसमिस करना हो किसी को सर्विस से। ये सारी चीज़ें भी इनके
अंडर ही होती हैं, ठीक है। ये स्टेट से रिलेटेड जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनके लिए, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट में हमने देखा था कि ये वाले पॉइंट्स ना बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे हमने यूपीएससी में सेंटर लेवल पे देखे थे। फिफ्थ पॉइंट ये है कि अगर कोई लीगल एक्सपेंसेस में किसी का रिम्बर्समेंट हुआ हो, ठीक है, खर्चा हुआ, तो उसको भी जो है ये भरपाई करते हैं उसकी, ठीक है, इनकर्ड द लॉस, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था कि अगर किसी बंदे को मतलब जो इस कमीशन में है उसको जो है इंजरी हुई है, ठीक है, तो उसकी पेंशन लगानी है, वो सारा काम भी ये इस के अंडर होता है। वाइल सर्विंग द गवर्नमेंट ऑफिस, अगर वो सर्व कर रहा है तो अगर उसको इंजरी हो गई तो पेंशन वगैरह देने का भी काम यही करते हैं। नेक्स्ट हमने पॉइंट देखा था कि पर्सनल मैनेजमेंट के अदर मैटर्स जो होते हैं उनको भी यही देखते हैं। देन हमने कुछ वहाँ पे भी पॉइंट्स डिस्कस किए थे, यहाँ पे हम अगेन कर लेते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट मतलब हेल्प करता है दैट द कि जो गवर्नमेंट है ना वो अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है कंसर्न करने में एसपीएससी के किसी भी मेंबर पे, तो जो एग्रीव्ड पब्लिक सर्वेंट होगा उसके पास फिर कोई रेमेडी नहीं बच जाएगी कोर्ट के अंदर। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो that any irregularity in consultation with the SPSC or acting without consultation does not invalidate the decisions of the government. Thus the provision is directly not mandatory. तो इसीलिए कहा जाता है कि इसके जो provisions होते हैं वो डायरेक्शन देने वाले होते हैं, मैंडेटरी नहीं होते, ठीक है। सिमिलरली कोर्ट ने ये भी माना है कि सिलेक्शन जो होती है एसपीएससी की डज नॉट कन्फर एनी राइट टू द पोस्ट अपॉन द कैंडिडेट। तो गवर्नमेंट को बिल्कुल फेयर तरीके से एक्ट करना है, किसी भी तरीके से पार्शियलिटी वगैरह नहीं करनी है। तो एडिशनल फंक्शंस की अगर हम बात करें तो इसमें ये बोला गया है कि जो जूरिसडिक्शन है इसका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, ये कौन डिसाइड करेगा? स्टेट लेजिस्लेचर, क्योंकि वहाँ पे हमने देखा था कि पार्लियामेंट डिसाइड करती थी, तो यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर जूरिसडिक्शन ऑफ एसपीएससी जो है वो डिसाइड करेगा। नेक्स्ट हमने पॉइंट वहाँ पे ये देखा था कि जो एसपीएससी था वहाँ पे यूपीएससी जो था वो प्रेसिडेंट को अपनी रिपोर्ट एनुअली सबमिट करवाता था। यहाँ पे गवर्नर को जो है वो एनुअल रिपोर्ट सबमिट करवानी है, और ये जो है फिर हाउसेस में जो है स्टेट लेजिस्लेचर के दोनों हाउसेस में वो रखेगी। एंड यहाँ पे वही सेम चीज़, वहाँ पे भी आंसरेबल जो थी वो गवर्नमेंट होगी कि उन्होंने इनकी एडवाइस को क्यों नहीं माना। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते इनकी एडवाइस को तो इनको आंसर देना पड़ेगा कि आपने एसपीएससी की एडवाइस को क्यों नहीं माना, ठीक है। अगर मान ली तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं मानी तो एक्सप्लेन करो व्हाई यू डोंट एक्सेप्ट द एडवाइस ऑफ दिस कमीशन, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट इसके अंदर आते हैं। आई थिंक ये बिल्कुल सेम है, इसलिए मैं रिपीट नहीं करूँगी इसको, आप देख लीजिएगा इसको, नहीं तो लास्ट लेक्चर भी जाके आप सुन सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है लिमिटेशंस का। लिमिटेशंस में सेम वैसा ही है, इनको किस ज्यूरिसडिक्शन से बाहर रखा गया है कि बैकवर्ड क्लासेस को कोई फेवरिज्म रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट में नहीं करना है। सेकंड पॉइंट हमने वहाँ पे भी देखा था एससी एंड एसटीज़ में भी सेम वही होगा, ठीक है। और साथ में इन्होंने ये भी बताया है कि अगर जो ये कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी स्टेट किया है कि गवर्नर अगर एसपीएससी को मतलब कंसल्ट करके नहीं चलता है, मतलब अपनी ही वो मतलब तरीके से कोई रूल्स रेगुलेशंस बना के लेके आना चाहता है, तो इसको 14 डेज प्रायर ही पहले ही हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर में ये बात रखनी होगी। एंड फिर स्टेट लेजिस्लेचर ही डिसाइड करेगा कि जो आइडियाज़ एंड रूल एंड रेगुलेशन ये लेके आया उसको अमेंड करना है या फिर रिपील करना है, वो फिर स्टेट लेजिस्लेटिव ही डिसाइड करेगी। तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा गया है। वैसे तो इनसे कंसल्ट करके ही इनको जो है रूल्स रेगुलेशंस जो हैं वो बनाने होते हैं, उनके एडवाइस को मानना होता है। लेकिन अगर ये कंसल्ट नहीं करना चाहता तो 14 डेज प्राइस, वहाँ पे भी यही था कि प्रेसिडेंट अगर यूपीएससी की कंसल्ट के बिना रेगुलेशन लाना चाहते हैं तो उनको भी 14 डेज जो है वो पहले ही बोथ द हाउसेज लोकसभा एंड राज्यसभा में मतलब बोथ हाउसेस में उनको ये बात पहले ही बतानी होगी, ठीक है। फिर वही वहाँ पे पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस डिसाइड करेंगे और यहाँ पे भी
दोनों हाउसेस जो हैं स्टेट लेजिस्लेचर के वो डिसाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब हम रोल्स की बात कर लेते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी सेम वैसा ही है, वहाँ पे भी हमने देखा था कि वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम बोला जाता है, वो सेंटर पे बोला जाता है, ये स्टेट पे बोला जाता है। दूसरी बात की ये कि ये जो है प्रमोशन वगैरह करवानी हो, रिक्रूटमेंट कर, प्रमोशन हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, अगर किसी का मतलब डेपुटेशन करनी है, तो ये सारी चीज़ें भी यही देखता है। लेकिन वहाँ पे भी हमने बात की थी, यहाँ पे भी बात करते हैं, ये कंसर्न्ड नहीं है विद द क्लासिफिकेशन ऑफ द सर्विसेज, पे एंड सर्विस कंडीशन, कैडर मैनेजमेंट या फिर ट्रेनिंग वगैरह, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग वगैरह ये सब का काम जो है ये कौन हैंडल करता है, डिपार्टमेंट ऑफ द पर्सनल और जर्नल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। तो ये भी याद रखेंगे, जर्नल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, ठीक है। जो SPSC है वो एक ओनली सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है इन द स्टेट, वाइल द जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल है या फिर GAD है, ठीक है, वो एक सेंट्रल पर्सनल एजेंसी इन द स्टेट है, ठीक है। उसके बाद जो SPSC का रोल है ना, इज़ नॉट ओनली लिमिटेड बट ये रिकमेंड करते हैं, मेड बाय इट आर ओनली एडवाइजरी इन नेचर, ठीक है, नॉन बाइंडिंग। इनकी जो एडवाइस होती है नॉन बाइंडिंग है गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट को ये नहीं है कि माननी ही माननी है, लेकिन अगर इन्होंने इनकी एडवाइस को, ये मैंने पहले भी बताया, अगर इनकी एडवाइस को गवर्नमेंट रिजेक्ट कर देती है तो ये बताना होगा कि इनके एडवाइस को क्यों, मतलब आंसरेबल है, गवर्नमेंट जो है वो आंसरेबल है किसको, स्टेट लेजिस्लेचर को, कि इनकी बात को आपने क्यों नहीं माना। फर्दर द गवर्नमेंट कैन मेक द रूल्स एंड लॉ विच रेगुलेट द स्कोप ऑफ द एडवाइजरी फंक्शन ऑफ द SPSC। उसके बाद वहाँ पे हमने देखा था कि CVC मतलब UPSC में CVC के आने से उसकी इमेज थोड़ी डाउन हो गई थी। सिमिलरली वैसे ही यहाँ पे स्टेट विजिलेंस कमीशन जो कि 1964 में आया था, उसने इसके रोल को थोड़ा सा लो कर दिया। लेकिन वही बात आ जाती है, अगर दोनों में कन्फ्लिक्टिंग नेचर आ जाता है तो गवर्नमेंट किसकी बात ज़्यादा मानेगी, तो SPSC की बात ज़्यादा मानेगी, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। वहीं पे जो SVC है, स्टेट विजिलेंस कमीशन है, वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ऐसा हमने उसमें CVC में देखा था, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे हमारा जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन वाला पोर्शन है वो फिनिश हो गया। अब हम बात कर लेते हैं जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये किन के बीच में होता है, 2 या 3 अगर स्टेट इकट्ठे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए, तो ये 2 और मोर स्टेट्स के लिए है, ठीक है। जो UPSC है एंड जो SPSC है वो तो डायरेक्टली किसके द्वारा क्रिएट किए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। और जो JSPSE मतलब जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये क्रिएटेड बाय, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्रिएटेड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न। और इसी हिसाब से जब ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनी है, इसका मतलब ये क्या है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। वहीं पे ये दोनों जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो ये ऐसी सिचुएशन कब आई थी, जब पंजाब एंड हरियाणा जो है वो सेपरेट हुए थे 1966 के अंदर 1 नवंबर को, तब की बात है। उसके बाद इन दोनों ने ये डिमांड की थी कि हमारे जो, जैसे मतलब मान लीजिए इन्होंने रिक्रूटमेंट करनी है तो ये इकट्ठे करते थे जॉइंट स्टेट के अकॉर्डिंग, तो थोड़े टाइम के लिए ये इन्होंने चलाया, ठीक है, फॉर द शॉर्ट टाइम पीरियड आफ्टर द क्रिएशन ऑफ हरियाणा आउट ऑफ पंजाब इन 1966, तो ये चला था उस टाइम पे, लेकिन ये अभी भी है, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, मैं इसको रब कर देती हूँ। यहाँ पे मोटी मोटी बात आपको यही समझनी है कि 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट के लिए है, और कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी तो ये दोनों है, लेकिन ये वाली जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बनाई गई है। और पंजाब एंड हरियाणा का एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद आगे चलते हैं कि इसमें जो है वो चेयरमैन, वैसे ही जैसे हमने पहले पढ़ा ना, चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स होंगे, वो यहाँ पे याद रखने वाली बात है। यहाँ पे स्टेट आ रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि गवर्नर इनको अपॉइंट करेगा, इनको अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करेगा। और यहाँ पे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा, रिमूवल भी प्रेसिडेंट ही करेगा, ये भी सेम ही है। उसके बाद यहाँ पे जो टर्म है ना वो 6 ईयर प्लस और 62 ईयर, मतलब ये स्टेट वाला लेना है,
टर्म जो है वो स्टेट वाली लेनी है यहाँ पे, ठीक है, सेंटर वाली नहीं लेनी, जो 65 है वो नहीं लेनी, ठीक है। और सस्पेंड और रिमूव वैसे ही प्रेसिडेंट के द्वारा किया जा सकता है, रिज़ाइन भी दे सकते हैं। किसको रिज़ाइन देंगे अब यहाँ पे, किसको देंगे, प्रेसिडेंट को ही रिज़ाइन देंगे, गवर्नर को नहीं देना, प्रेसिडेंट को देना, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं इसके अंदर, वो भी कौन डिसाइड करेगा, प्रेसिडेंट ही करेगा, क्योंकि अपॉइंट ही प्रेसिडेंट कर रहा है। उसके बाद इसकी जो एनुअल रिपोर्ट होगी वो किसको सबमिट करवानी है, वेरी इंपॉर्टेंट, अब प्रेसिडेंट को नहीं करवानी, गवर्नर को करवानी है, ठीक है। ईच स्टेट, मतलब मान लीजिए 2 स्टेट इसमें इन्वॉल्व है तो दोनों स्टेट के गवर्नर को जो है वो इसकी रिपोर्ट सबमिट करवानी है, ठीक है। अगर गवर्नर एक ही है, दोनों का गवर्नर एक होता है या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ईच गवर्नर को वो फिर आगे चल के ईच गवर्नर को ये रिपोर्ट किसको सबमिट करवानी होती है, स्टेट लेजिस्लेचर में, ठीक है, क्योंकि हाउसेस में भी प्रेजेंट करना होता है ना। अब यूपीएससी जो है कैन आल्सो सर्व द नीड ऑफ द स्टेट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नर एंड विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो कि 1919 में आया था ना, उसमें ये बोला गया था कि सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो सेटअप किया जाएगा 1926 के अंदर, ठीक है, सेंट्रल पीएससी सेटअप किया जाएगा, ये भी बात आपको याद रखनी है। उसके बाद जो है ये किसके लिए करनी है, ताकि हम रिक्रूट कर सके पब्लिक सर्वेंट्स को। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो कि 1935 का आया ना, उसके अंदर नॉट ओनली कि हम इस्टेब्लिश करेंगे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, बट प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन की भी बात की गई एंड द जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की भी बात की गई, 2 से ज़्यादा के लिए। कहने का मतलब वैसे ही जैसे कि यूपीएससी हो गया सेंटर के लिए, एसपीएससी हो गया स्टेट के लिए, और 2 से ज़्यादा करवानी है तो जॉइंट एसपीएससी हो गया। तो वैसे ही जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, वहाँ पे भी इन्होंने यही बात बोली थी कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन लाई जाएगी और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन लाई जाएगी, और साथ ही साथ में जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन लाई जाएगी 2 या 2 से ज़्यादा प्रोविंसेस के लिए। तो वैसा ही सेम पैटर्न जो है वो आज भी चल रहा है। तो यहाँ पे आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि अपॉइंट भी प्रेसिडेंट करेगा, रिमूव भी प्रेसिडेंट करेगा। जो टर्म होगी वो 62 ईयर्स या फिर 6 साल तक वो कर सकता है। उसके बाद एनुअल रिपोर्ट किसको सबमिट करवानी है, गवर्नर को, जितने भी उसमें स्टेट इन्वॉल्व हैं, और वो जो गवर्नर होंगे ईच गवर्नर वो फिर स्टेट लेजिस्लेचर में ये अपनी रिपोर्ट सबमिट कराएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर ये बोला गया था कि 1926 के अंदर सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन लाई जाएगी रिक्रूट करने के लिए पब्लिक सर्वेंट्स को। उसके बाद 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ये बोला गया कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन लाई जाएगी, प्रोविंशियल और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन लाई जाएगी 2 और मोर प्रोविंसेस के लिए, ठीक है। तो ये सारा आपका यहाँ पे फिनिश हो जाता है। थैंक यू।